फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है ओथेलो। ओथेलो को अगर मैं जिस्ट में समझाऊं तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पत्नी पर, जिसका नाम की डेस्डेमोना था, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और किसी के बहकाने पे वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे शक करने लगा। इनफैक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड के कैरेक्टर पे भी शक करने लगा और गुस्से में आके उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो बहुत रिपेंट किया, ये सोच के बहुत रिपेंट फील हुआ और उसे लगा कि क्यों उसने किसी के बहकावे में आके अपनी प्यारी सी पत्नी का मर्डर कर दिया। तो देखते हैं, अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअली कहानी किस तरह से अनफोल्ड होती है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। लॉन्ग टाइम अगो इन वेनिस देयर वाज अ रिच सेनेटर हु वाज नोन एज ब्रेबेंटियो। यानी बहुत साल पहले की बात है, वेनिस में एक बहुत ही रिच सेनेटर रहा करता था जिसका नाम था ब्रेबेंटियो। ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था डेस्डेमोना। शी वॉज sought by various suitors both of her clime and complexion। बहुत से लोग ऐसे सूटर्स बन के आते थे जो कि डेस्डेमोना से शादी करना चाहते थे और वो डेस्डेमोना के ही क्लाइम यानी उसके ही उसके ही रिलीजन को फॉलो करते थे, उसी के कास्ट के थे और कम्प्लेक्शन भी डेस्डेमोना जितना फेयर था। बट शी फाउंड नन ऑफ हर चॉइस। पर इतने सूटर में डेस्डेमोना को कोई भी पसंद नहीं आया। The noble lady who regarded the heart more than the appearance and complexion of a man। यानी डेस्डेमोना का जो कैरेक्टर था, वो जिस तरह की लड़की थी, उसे इंसान के यानी अपने होने वाले हस्बैंड के अपीयरेंस से ज़्यादा लेना देना नहीं था और ना ही उसके कम्प्लेक्शन से कोई लेना देना था। शी वॉज द गर्ल। वो एक ऐसी लड़की थी जो कि इंसान के दिल को टच करती थी या इंसान के दिल को पहचानना चाहती थी कि वो इंसान कैसा है। वो जो भी उसका हस्बैंड बनेगा वो उससे कितना प्यार करता है, ना कि वो देखने में सुंदर है, ना कि वो कम्प्लेक्शन में गोरा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। हैड चूजन द पर्सन ऑफ हर अफेक्शन अ मूर। तो डेस्डेमोना ने अपने हस्बैंड के लिए एक ऐसे पर्सन को चुना जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एंड दैट पर्सन वॉज अ मूर, अ डार्क कम्प्लेक्शनड नोबलमैन। अब मूर किसे कहते हैं? जो कि नॉर्थ अफ्रीका में रहने वाला कोई अरेबियन पर्सन होता है, यानी इन डार्क इन कम्प्लेक्शन, उसे मूर कहा जाता है। तो ऐसा ही एक इंसान था जो कि बहुत ही डार्क कम्प्लेक्शन का था, पर ही वॉज अ नोबल मैन। और क्या उसका पोजीशन था? होम हर फादर लव्ड डीपली, जिससे कि उसके पापा यानी ब्रेबेंटियो काफ़ी डीपली प्यार करते थे। एंड ऑफन इन्वाइटेड हिम टू देयर मैंशन। और उसके पापा यानी ब्रेबेंटियो उस इंसान को, उस मूर को रेगुलरली अपने घर पे इनवाइट किया करते थे। उसे पसंद करते थे, मतलब ये नहीं कि वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में दे दें, इतना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है। द नोबल मूर, जिसका नाम था ओथेलो, वॉज अ वैलियंट सोल्जर एंड बाई हिज हीरोइक्स इन ब्लडी वॉर अगेंस्ट द टर्क्स। यानी ये जो नोबल मूर था उसका नाम था ओथेलो और वो बहुत ही वेलियंट यानी ब्रेव सोल्जर था और बहुत ही ज़्यादा हीरोइक्स काम उसने किए थे। यहाँ तक कि जब टर्की से पहली बार टर्किश सोल्जर के अगेंस्ट में लड़ाई हुई थी तो उसने अपना लोहा उस पूरे युद्ध में मनवाया था। और उस लड़ाई में जब उसने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उस लड़ाई को, उस बैटल को जीत लिया था टर्किश से, तब उसे प्रमोशन दिया गया एंड ही हैड बीन रेज्ड टू द रैंक ऑफ द जनरल एंड वॉज हाईली एस्टीम्ड एंड रेवर्ड थ्रू आउट द स्टेट। तो उसे जनरल के रैंक का उपाधि दे दिया गया और काफ़ी उसकी सराहना की गई, काफ़ी उसे इज्जत प्राप्त हुई। ओथेलो हैड बीन अ ग्रेट ट्रैवलर and Desdemona was all the more keen to listen to the stories of adventure that Othello recollected from his experience in the battles, sieges and encounters। अब ओथेलो क्या था? एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम था। वो वॉज अ जनरल, तो ऑब्वियसली जहाँ भी युद्ध होता था उसे भेजा जाता था लड़ाई के लिए, तो रेगुलर बेसिस पे उसे ट्रैवल करते रहना पड़ता था। और डेस्डेमोना को उसकी ये कहानी बहुत पसंद आती थी। जब वो आके डेस्डेमोना के साथ घंटों बैठ के बातें किया करता था, अपने सारे एडवेंचर की कहानी सुनाया करता था कि वहाँ पर ऐसे लड़ाई हुआ, मैंने इस बैटल में ऐसा किया, उस बैटल में वैसा किया, और अपने सारे एक्सपीरियंस को डेस्डेमोना के साथ शेयर किया करता था।
बैटल्स का, सेजेस का। सेजेस क्या होता है? सेजेस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच आर्मी सराउंड अ बिल्डिंग फ्रॉम ऑल साइड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी एक ऑपरेशन होता है जहां आर्मी किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है और लंबे समय तक घेरे रखता है, उसको सेजेस बोलते हैं। एंड इनकाउंटर्स, इनकाउंटर हमें पता है जब पुलिस किसी चोर के पीछे भागती है तो इनकाउंटर होता है, वैसा ही। द पेरिल्स ही हैड बीन एक्सपोज टू, कितने अलग अलग प्रकार का रिस्क था उसके लाइफ में। हिज हेयर ब्रेथ एस्केप्स व्हेन ही एंटर्ड अ ब्रीच, और फिर बता रहा है कि कितना तरीका से वो अपना जान, कितना छोटा छोटा इंसिडेंट उसके लाइफ में हुआ था जहां वो बाल बाल अपना जिंदगी बचाया। यानी कभी कभी रिफ्ट हो गया था, यानी झगड़ा हो गया था या बैटल हो गया था, तो वहां पर वो मरते मरते बचा। और मार्च्ड अप टू द माउथ ऑफ कैनन, यानी कैनन यानी तोप। और कितनी बार तो ऐसा हो गया कि वो मार्च करते करते ऑलमोस्ट कैनन यानी तोप के मुंह तक पहुंच गया और वहां से जिंदा वापस आया। एंड हाउ ही हैड बीन कैप्टिवेटेड बाय इंसोलेंट एनिमी एंड सोल्ड एज अ स्लेव। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एनिमी ने उसे बंदी बना लिया था और स्लेव बना के बेच दिया था किसी दुश्मन को। हाउ ही डिमीन्ड हिमसेल्फ इन दैट स्टेट, और फिर उस स्टेट में यानी एक स्लेव बन के उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी कुछ दिन गुजारी और फिर जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। तो ये सारे इंसिडेंट उसने डेस्डेमोना के साथ शेयर किए। डेस्डेमोना लिसन्ड विथ रैप्ट अटेंशन ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स, और डेस्डेमोना एकदम भाव विभोर होकर उसकी ये सारी बातें सुनती रहती थी, एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ, यानी उसकी बातों में एकदम खो जाती थी। Added to the narration of strange things ओथेलो हैड सीन इन फॉरेन कंट्रीज, और ये जो इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ उसने और भी बहुत कुछ देखा था अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में। द वास्ट वाइल्डरनेस, यानी कुछ कुछ कंट्री थे जहाँ पर बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। एंड रोमांटिक काविन्स, यानी कुछ कुछ केव्स ऐसा हुआ करते थे जो कि काफ़ी रोमांटिक थे। रोमांटिक का सेंस इन द सेंस कि नेचर में बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। एंड क्वेरीज, क्वेरीज क्या होता है? अ बिग स्टोन विच इज आउट ऑफ द ग्राउंड, द रॉक्स एंड लॉफ्टी माउंटेन्स दैट टच्ड द क्लाउड्स, द सैवेज नेशंस, द कैनिबल्स। यानी उसने क्या क्या देखा था? लॉफ्टी माउंटेन्स को देखा था, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन जो कि ऑलमोस्ट क्लाउड को टच कर रहे थे। द सैवेज नेशन, ऐसे ऐसे नेशन में देखा था जहां पर कि लोग ऑलमोस्ट जंगली थे। कैनिबल्स को देखा था, कैनिबल्स वो जाति होती है जो कि इंसानों को मार के खाती है, यानी ये इंसान होते हैं पर जंगली जानवर से कम नहीं होते क्योंकि ये खुद ही इंसान को मार के खा जाते हैं, तो इन्हें कैनिबल्स कहा जाता है। एंड ऑफ एंथ्रोपोफैंगी इन अफ्रीका, एंथ्रोपोफैंगी वो लोग होते हैं जो जिनका जो हेड होता है वो शोल्डर के नीचे होता है, बहुत अजीब सा होता है, सोचने में भी कल्पना में भी नहीं आए हमारे, ऐसा होता है। ठीक है, इन अफ्रीका हुज हेड्स ग्रो बीनीथ देयर शोल्डर, शोल्डर के ऊपर हेड होना चाहिए, उनका हेड शोल्डर के नीचे होता है। दीज स्टोरीज इंसाइटेड डेस्डेमोना सो मच, ये सारी स्टोरीज सुन के डेस्डेमोना इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती थी दैट शी इवन इफ शी वॉज कॉल्ड फॉर एनी हाउस होल्ड अफेयर्स, कि अगर घर के किसी काम के लिए उसे बुलाया भी जाता था कोई काम के लिए, शी वुड फिनिश ऑफ द वर्क विथ ऑल हेस्ट, वो फटाफट अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो दोबारा ओथेलो के पास जाके दोबारा उसकी सारी कहानियां सुन सके। एंड रिटर्न टू ओथेलो विथ ग्रीडी ईयर टू डेवर हिज डिस्कोर्स। At the end of his stories, Desdemona would always sigh and then thank him and wished that if he had a friend who loved her and he had only to teach him how to tell his story and that would woo her। यानी डेस्डेमोना एक तरह से इनडायरेक्ट इंडिकेशन देती थी ओथेलो को दैट डेस्डेमोना ओथेलो से शादी करना चाहती थी, पर वो नाम उसका डायरेक्ट नहीं लेके उसे कहती थी देखो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी रजामंदी के लिए उसको और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ तुम उसे इतना ट्रेन कर देना कि वो तुम्हारे तरह अच्छे अच्छे कहानियां सुना सके, और अगर वो ऐसा कर सकेगा तो मैं उसे हाँ कर दूंगी। यानी इनडायरेक्टली वो बोल रही है क्योंकि तुम इतने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हो, अगर फ्रेंड छोड़ो तुम खुद ही आ जाओगे तो मैं तुम्हें तुरंत हाँ कर दूंगी, पर उसे डायरेक्टली नहीं कह के फ्रेंड का बहाना से उसे प्रपोज करती है। ठीक है, अपॉन दिस हिंट, और ऑब्वियसली ओथेलो कोई बेवकूफ़ तो था नहीं, जनरल था, तो उसे ये हिंट मिल गया एंड उसने भी देर नहीं लगाई और तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया।
अपॉन दिस हिंट डिलीवर्ड नॉट विथ मोर फ्रैंकनेस देन मॉडेस्टी, यानी एक लड़की इससे ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकती, ये ओथेलो जानता था कि इतना ज़्यादा फ्रैंकली वो बोल दिया, अब इससे ज़्यादा और बेचारी क्या बोलेगी। एंड ब्लशेस, और उसके चेहरे के मुस्कान, उसके चेहरे के ब्लशेस ओथेलो को सब कुछ बयां कर दिया, विच ओथेलो कुड नॉट बट अंडरस्टैंड एंड ही स्पोक मोर ओपनली ऑफ हिज लव। और जब ये इंडिकेशन मिला तो ओथेलो बीइंग अ बॉय ही वाज मच मोर एक्सट्रोवर्ट, और उसने सामने से डेस्डेमोना से एकदम डायरेक्टली बात कर ली कि डू यू लव मी, एंड इफ यू लव मी आई एम रेडी टू मैरी यू, एंड दस गेन द कंसेंट ऑफ द लेडी डेस्डेमोना टू मैरी हिम। और तुरंत डेस्डेमोना ने हाँ कर दी और उन दोनों की शादी के लिए दोनों जन ने एक दूसरे को हाँ कर दिया। देयर मैरिज विच दो वॉज प्राइवेटली सोलमनाइज्ड, यानी उन्होंने चुपके चुपके प्राइवेटली शादी की, यानी शायद डेस्डेमोना के पापा को भी इस बात का पता नहीं है। कुड नॉट बी केप्ट सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग, ऑब्वियसली अब शादी का ज़्यादा दिन तक थोड़ी छुपी रहती है, तो उन्होंने चुपके चुपके शादी कर ली, पर यह बात आखिर डेस्डेमोना के फादर को पता चल ही गई। When the news reached Brabantio, और जब ये न्यूज़ उसके फादर तक पहुंचा डेस्डेमोना के, कि डेस्डेमोना ने ऐसे ओथेलो से चुपके चुपके शादी कर ली, he appealed to the Duke of Venice and prayed for justice against Othello, accusing him of casting spell and witchcraft to seduce the gentle Desdemona। तो उसके पापा को जैसे ये बात पता चली, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में ही बताया था, उसके पापा दो ओथेलो को बहुत पसंद करते थे, पर इतना भी नहीं कि अपनी बेटी का वर बना ले उसे। तो जैसे उसे पता चला कि ओथेलो के साथ उसकी बेटी ने शादी की, उसने ड्यूक ऑफ वेनिस को जाके कंप्लेन किया और एक केस फाइल किया ओथेलो के अगेंस्ट में, और कहा कि ओथेलो ने मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को ऊपर काला जादू करके उसे अपने प्यार के वश में किया है, अपने जादू के वश में किया है, और जादू के वश में करके मेरी बेटी से शादी किया है। तो काइंडली मुझे जस्टिस दे और इस शादी को तुड़वा के मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दें। ठीक है, तो इस तरह से उसने केस किया। मीनवाइल द स्टेट ऑफ वेनिस वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ ओथेलो। अब यहाँ क्या हुआ कि अब स्टेट ऑफ वेनिस को ओथेलो की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो जनरल था, काफ़ी वैलियंट था, और सेनेटे को ऐसा न्यूज़ मिला था, रिसीव्ड न्यूज़ दैट टर्क्स हैव सेट सेल अ फ्लीट विथ माइटी प्रिपरेशन फॉर हॉस्टिलिटी एंड दे वेर मूविंग टूवर्ड्स द आइलैंड ऑफ सिप्रस। और वेनिस के कोर्ट तक, यानी सेनेटे तक। सेनेटे क्या होता है? सेनेटे होता है पार्लियामेंट, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, वेनिस में उसको सेनेटे कहते हैं। ठीक है, तो सेनेटे तक ये न्यूज़ पहुंच गया था कि टर्किश का एक ट्रुप सेल करके हमारे आइलैंड सिप्रस तक आ रहा है और पूरी तरह से अटैक करने के मूड में है। अब ये खबर मिलते ही क्या हुआ, वेनिस को ओथेलो की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। अब वेनिस अगर ओथेलो के खिलाफ कोई डिसीजन लेके उसे जेल भेजता है या उसे किसी तरह का पनिशमेंट देता है, तो इससे पूरे वेनिस पे की सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जज लोग थे वहाँ पर वेनिस के, उनको थोड़ा सा बायस होना पड़ा और ओथेलो के सपोर्ट में जजमेंट देने के लिए वो मजबूर थे। पर फिर भी उन्होंने ओथेलो को कहा कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। इन दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओथेलो वॉज डीम्ड एज द मोस्ट कॉम्पिटेंट जनरल टू डिफेंड सिप्रस अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ टर्क्स। यानी उस समय ओथेलो से अच्छा और कोई जनरल था नहीं उनके पास, जो कि टर्किश सोल्जर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करके सिप्रस नाम के आइलैंड को बचा सके। ओथेलो वॉज समन्ड बिफोर द सेनेट, सेनेट के सामने ओथेलो को बुलाया गया। ही वॉज देयरफॉर कॉल्ड टू सेनेटे बोथ एज अ कैंडिडेट फॉर नोबल एम्प्लॉयमेंट, यानी उसे दोनों हैसियत से बुलाया गया, एक उसे ड्यूटी सौंपने के लिए और दूसरा एज अ कल्प्रिट, क्योंकि ब्रेबेंटियो ने उसके ऊपर केस फाइल किया था। द ओल्ड सेनेटर वॉज heard with utmost patience, and in assembly of senators an infuriated father accused Othello in outrageous manner। यानी ओल्ड सेनेटर ब्रेबेंटियो को बोला गया, बोला कि उसको बोलने का मौका दिया गया सेनेटर के सामने, और उसने पूरे भले लफ्जों में बहुत ही गुस्से में उल्टा फुल्टा बोलते हुए ओथेलो के ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए। Hence, when Othello was called upon for his defense, और फिर ओथेलो को बोला गया तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। He had only to narrate the simple story of his love, पर ओथेलो को
कुछ गलत बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी जगह पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार था। उसने सिर्फ एक छोटी सी अपनी प्यार की कहानी सुनाई कि किस तरह से हम मिला करते थे, किस तरह से मैं उसको कहानियाँ सुनाया करता था, किस तरह से वो धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। Which he did so in such an eloquence that even the Duke had to confess that a tale so told would have won his daughter too. और फिर उसने जो कहानियां सुनाई, जिस तरह से अपने पूरे अपने लव अफेयर्स बताया, किस तरह से वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो वो कहानी सुन के ड्यूक इतना इम्प्रेस हो गया। वैसे तो पहले से ड्यूक पार्शियल था थोड़ा, और ये कहानी सुन के इतना इम्प्रेस हो गया कि वो ये कन्फेस कर दिया कि डेस्डेमोना तो क्या, अगर मेरी बेटी भी होती ना तो ये सब कहानी सुन के इम्प्रेस हो जाती और भाग जाती इसके साथ। यानी वो मेरी बेटी को भी पटा लेता, मेरी बेटी भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती। तो यानी इनडायरेक्टली ड्यूक ये कहना चाहता है कि इसमें ओथेलो की कोई गलती नहीं है, ओथेलो ने कोई काला जादू नहीं किया है, और डेस्डेमोना और ओथेलो ने अपने मर्जी से एक दूसरे को चुना है। एंड द स्पेल्स एंड कॉन्जुरेशंस विच ओथेलो हैड used in his courtship plainly appeared to have been no more than the honest art of wooing। यानी और जो भी जादू या जो भी स्पेल ओथेलो ने चलाया है डेस्डेमोना के ऊपर, वो कोई काला जादू नहीं है, इट्स द मैजिक, इट्स द ऑनेस्ट आर्ट ऑफ वूइंग, इट्स द मैजिक ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड ऑनेस्ट ऑफ आर्ट ऑफ वूइंग। यानी किस तरह से एक लेडी को कन्विंस किया जाता है, किस तरह से एक लेडी को इम्प्रेस किया जाता है, सिर्फ वही आर्ट ओथेलो ने दिखाया है, और ये आर्ट दिखा के उसने डेस्डेमोना के दिल में अपनी जगह बनाई है, ना कि उसके ऊपर कोई काला जादू किया है। तो ड्यूक इस डिसीजन पे पहुंचे कि ओथेलो की कोई गलती नहीं है ओथेलो की, और ओथेलो को बाइज्जत बरी किया जाता है। And the only witchcraft which he had used is the skill of telling a soft tale to win a lady's heart। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ड्यूक पूरी तरह से ओथेलो के फेवर में जजमेंट दिया, जो कि शायद ब्राबैंटियो को अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नए सेशन में जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो विल कंटिन्यू फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ, इनफैक्ट सेकंड पैराग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो।